और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, पीएफआई पर 5 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। गृह मंत्रालय ने इसको लेकर एक नोटिफिकेशन जारी किया है और गृह मंत्रालय ने ही ये प्रतिबंध लगाया है। 5 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। बड़ी कार्रवाई की गई है। छापेमारी लगातार हुई थी पूरे देश भर में, कोने कोने में, और जिसके बाद बड़ा एक्शन लिया गया क्योंकि टेरर फंडिंग के लिंक मिलने लगे थे और उसी को लेकर ये बड़ा एक्शन अब यहाँ पर लिया गया है। बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है, न केवल पीएफआई पर बल्कि उससे जुड़े जितने भी संगठन थे, जो उसके साथी संगठन थे, उन पर भी ये प्रतिबंध लगाया गया है। तो बड़ी कार्रवाई इसको माना जा रहा है। विक्रांत यादव इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर भी जुड़ गए हैं। विक्रांत, बड़ी कार्रवाई यहाँ पर हुई है, 5 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। देखिए, बिल्कुल 5 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है पीएफआई को यूएपी के तहत, और इसके साथ साथ इसके जितने भी बाकी संगठन जो इसके सहयोगी संगठन हैं, उन सब पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। एक जो बड़ी बात की केंद्र सरकार की अधिसूचना में साफ साफ कहा है कि पीएफआई के कई आतंकी संगठनों के साथ टेरर लिंक होने के सबूत मिले हैं। आईएसआईएस के जैसी संस्था जो आतंकवादी संगठन है, वैश्विक आतंकवादी संगठन है, उसके साथ इसके रिश्ते होने की बात मिली है। और इसके जितने भी सहयोगी संगठन हैं जैसे RIF, CFI, ऑल इंडिया इमाम्स काउंसिल, इन सब पर भी 5 साल के लिए प्रतिबंध लगाया गया है। और केंद्र सरकार की नोटिफिकेशन का कहना है कि अब ये किसी भी तरह से इसका जो सदस्य हैं वो ऑपरेट नहीं कर सकते, वो पूरी तरीके से गैरकानूनी होगा। ये लोग किसी भी तरह का विदेश से अब चंदा नहीं ले सकेंगे और किसी भी तरह का अगर पीएफआई के नाम पर कोई काम किया गया तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये भी अधिसूचना में कहा गया है कि पीएफआई के कुछ फाउंडिंग मेंबर जो हैं वो प्रतिबंधित संगठन सिमी के ही सदस्य हैं, और जो सिमी पर प्रतिबंध लगने के बाद वो पीएफआई के नाम पर आगे बढ़ गए थे। और पीएफआई जो है वो जमात उल मुजाहिदीन जो बांग्लादेश का प्रतिबंधित संगठन है, इन दोनों के नाम पर भी काम कर रहे थे। यानी जो पुराना सिमी था और ये जो नया वाला था, इन सब के साथ मिलकर के नाम बदल के काम कर रहे थे। पीएफआई इस मामले में 2-3 दिनों से जो कार्रवाई चल रही थी होम मिनिस्ट्री की, उसके बाद से लगभग साफ हो गया था कि जांच एजेंसियों को जो बड़े पैमाने पर पीएफआई के आतंकी घटनाओं में लिप्त होने के सबूत मिले हैं, जिसके आधार पर ये नोटिफिकेशन जारी की गई है। जी बिल्कुल, बड़ी कार्रवाई यहाँ पर हुई है। 5 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। जिस तरीके से देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्तता पाई गई थी पीएफआई की, और विदेशों से कई बैंड जितने भी संगठन थे दूसरे देशों के, वहां से लगातार इनको समर्थन मिल रहा था और उसके बाद ये बड़ा एक्शन माना जा रहा है। 5 साल का प्रतिबंध लगा दिया है क्योंकि देश विरोधी गतिविधियों में भी लगातार शामिल थे। विक्रांत, तो एक बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है और साथ साथ जिस तरीके से साजिशें लगातार इसकी ओर से रची जा रही थी, उसके बाद ये बड़ा एक्शन है। पिछले दिनों जो पीएफआई के खिलाफ एक बड़ा एक्शन देश भर में लिया गया था। देश के 12 से ज्यादा राज्यों में पीएफआई के तमाम कार्यालयों पर एक साथ छापेमारी की गई थी और वहां से करीब 110 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद कल भी इसी तरीके से केंद्रीय जांच एजेंसियों की कार्रवाई जारी रही थी और देश भर में जो कार्रवाई चली थी NIA की और ED की, इस दौरान बड़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में कई जगह से सबूत मिले थे जो ये साफ दिखा रहे थे कि पीएफआई आतंकी संगठनों के साथ जुड़ा हुआ है और उसके जो सदस्य हैं वो देश में आतंकवाद फैलाने की कोशिश करते हैं, हिंसा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, देश का सामाजिक ताना बाना तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। विदेश में आतंकी जो संगठन है उनके साथ इनके संपर्क लगातार बने हुए। सीरिया के ISIS जैसे आतंकी संगठन के साथ भी पीएफआई के रिश्तों की बात सामने आई है। तो इन सब तमाम चीजों को देखने के बाद केंद्र सरकार ने, गृह मंत्रालय ने यह बड़ा फैसला लिया है कि पीएफआई पर प्रतिबंध लगाया जाए। कई तरह के सामाजिक और राजनीतिक संगठन भी इस तरीके के मांग कर रहे थे कि पीएफआई जिस तरह से देश में हिंसा फैलाने की कोशिश कर रही है, आतंकवाद फैलाने की कोशिश कर रही है, तो उसको प्रतिबंधित किया जाए। और इन्हीं सब चीजों को देखते हुए पीएफआई के खिलाफ प्रतिबंध लगाने की ये नोटिफिकेशन जारी की गई है। जी बिल्कुल, बड़ा एक्शन गृह मंत्रालय की ओर से लिया गया है। गृह मंत्रालय ने बाकायदा इसको लेकर एक नोटिफिकेशन भी जारी किया है। ये अलग अलग शहर हैं जहां पर छापेमारी लगातार हुई थी। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, असम, औरंगाबाद, बुलंदशहर, कोलार, इन तमाम जगहों पर छापेमारी के बाद जब टेरर लिंक के सबूत मिलने लगे, उसके बाद ये बड़ा एक्शन यहाँ पर हुआ है। और विक्रांत, साथ साथ अब तक कितनी गिरफ्तारी किन किन राज्यों से हो चुकी है? देखिए, करीब 1 दर्जन से ज्यादा राज्यों से 125 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी पहले दिन हुई जब 4-5 दिन पहले छापेमारी की गई थी। इसके बाद
कल भी बड़ी संख्या में गिरफ्तारियां अलग अलग राज्यों से हुई है। ये गिरफ्तारियां तो क्योंकि देश भर में कई जगह छापेमारी के बाद जो सबूत मिले उसके आधार पर हुई है, लेकिन उससे बड़ी बात की अब पीएफआई के नाम पर जो अभी तक ये खुद को कहते थे कि वो एक सामाजिक संगठन है और उनका काम सामाजिक समरसता बनाए रखना, शैक्षणिक गतिविधियां चलाना और अपने समाज के लोगों को आगे बढ़ाने में मदद करना है। अब वो ये सब काम आतंकवादी घटनाओं और उसके पीछे छिप करके आतंकी घटनाओं को अंजाम देना, अब ये सब काम नहीं हो सकेगा क्योंकि अब पीएफआई पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो पीएफआई के नाम पर ना तो किसी तरीके का चंदा ये लोग ले सकेंगे और ना ही पीएफआई के नाम पर कोई काम कर सकेंगे। आपको याद होगा कि जिस समय सिमी को बंद किया गया था, प्रतिबंधित किया गया था, उसके बाद भी इसी तरीके से उस समय भी सिमी पर इस तरह के आरोप लगे थे कि सिमी भी अपने आप को बताता था कि वो शैक्षणिक संस्थान है जो सामाजिक कार्यों में लिप्त रहता है, लेकिन तो उसमें भी ये देखने को मिला था कि वो आतंकी घटनाओं में पूरी तरीके से संलिप्त है। अब पीएफआई के खिलाफ पिछले काफी दिनों में कई तरह के सबूत सामने आए और सबसे बड़ी बात की आईएसआईएस जैसी आतंकी संगठनों से भी, जो टेरर संगठन है, उसके साथ भी इनके रिश्तों की बात सामने आई है। उसके जो जांच एजेंसियां हैं, तमाम तरह की राज्यों की जो जांच एजेंसियां हैं उन्होंने, और जो केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं उन्होंने, उनकी तरफ से लगातार सबूत मिलने के बाद ये बड़ी कार्रवाई की गई है। तो अब अगर किसी ने भी, पीएफआई ने किसी तरह का कोई अपना गतिविधियां चलाई तो उसके खिलाफ यूएपीए कानून के तहत आतंकी संगठन होने के नाते उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकेगी। जी बिल्कुल, और बड़ी कार्रवाई इसको माना जा रहा है। जिस तरीके से लगातार साजिश नाकाम यहाँ पर हुई है और किस तरीके से टेरर फंडिंग का ये पूरा मामला था, आईएसआईएस से भी कई सारे संबंध यहाँ पर पीएफआई के थे, लगातार फंडिंग वहां से आ रही थी और किस तरीके से आतंक को बढ़ावा देने की कोशिश थी और अब जाकर इस पर प्रतिबंध लग गया है। वहीं एक तरफ पीएफआई पर बैन लग गया है और दूसरी तरफ न्यूज 18 लगातार पीएफआई की भारत विरोधी गतिविधियों का पर्दाफाश भी कर रहा है। अब आपको बताते हैं कि पीएफआई का बिजनेस मॉडल आखिर क्या है। पीएफआई सऊदी अरब और यूएई में कंपनी चलाती है और कंपनी के जरिए लोगों को भारत से खाड़ी देश भेजा जाता है। अब तक करीब 30,000 भारतीय खाड़ी देश भेजे और यूपी, तमिलनाडु और केरल से यूएई और सऊदी अरब भेजा है। यूएई में काम करने वाले भारतीयों से ये पैसा लिया जाता है। भारतीयों के वेतन से 2,200 रुपए हर महीने पीएफआई लेती है और पीएफआई हर महीने 6.61 करोड़ रुपए कमाती है। खाड़ी देशों से यूएई की करेंसी में ये पूरा लेन देन होता है। तो लगातार किस तरीके से बड़ी साजिश यहां पर नाकाम कर दी गई है। विक्रांत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विक्रांत, बेहद बड़ी कार्रवाई है और किस तरीके से जो खाड़ी देश थे उनसे भी इनको लगातार फंडिंग मिल रही थी, जैसा कि आपने इससे पहले भी बताया कि आईएसआईएस से भी इसके संबंध लगातार थे। देखिए, बिल्कुल एक बड़ी फंडिंग आ रही थी विदेशों से, और जो विदेशों से इसके पास जो फंडिंग आ रही थी उसमें से ज्यादातर खाड़ी से आ रही थी और यूएई की करेंसी में इनके पास आ रहा था पैसा। और जो बड़ी बात अभी तक की जांच एजेंसियों को सामने आया है कि वो जो पैसा इनके पास आ रहा था पीएफआई के सदस्यों के पास, पीएफआई के संगठन के पास, उस पैसे को ये कहते थे कि शैक्षणिक संस्थाओं के काम में प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन उसका इंतजाम, उसका जो पूरा इस्तेमाल है वो सामाजिक ताने बाने को तोड़ने के लिए, आतंकी देश में आतंकवादी गतिविधियों को फैलाने के लिए और बाकी चीजों के लिए किया जा रहा था। और टेरर फंडिंग के जरिए देश में आतंकवाद फैलाने की भी कोशिश की जा रही थी। जांच एजेंसियों को इस मामले में पुख्ता सबूत मिलने के बाद ये कार्रवाई की गई है। और गृह मंत्रालय की ये कार्रवाई बहुत बड़ी कार्रवाई है, क्योंकि किसी भी संगठन को यूएपीए के तहत प्रतिबंधित संगठन घोषित करना एक बड़ी कार्रवाई होती है। उसको एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि अनलॉफुल एक्ट के तहत अब उसे प्रतिबंधित संगठन माना जा सकता है। वो किसी भी तरह की अपनी गतिविधियां, किसी भी तरह की गतिविधियां नहीं चला सकते। तो एक बड़ी कार्रवाई होती है किसी भी संगठन के खिलाफ, और इस तरह की कार्रवाई गृह मंत्रालय आमतौर पर पुख्ता सबूत आने के बाद ही करता है। और इस मामले में पीएफआई के खिलाफ कई तरह के सबूत थे। देश भर में कई जगह हमने देखा कि जहां पर भी आतंकवादी संगठन, आतंकवादी कार्रवाई हुई और उसके पीएफआई के साथ होने के सबूत मिले, उसमें फंडिंग और बाकी चीजों में भी पीएफआई की भूमिका कई देश के कई इलाकों में मिली है। चाहे वो हम असम की बात, असम से लेकर के महाराष्ट्र तक, उत्तर प्रदेश से लेकर कर्नाटक तक,
कई जगह कई राज्यों में पीएफआई का जाल फैला हुआ था और इन्हीं सब जांच एजेंसियों ने अपनी जो रिपोर्ट, खुफिया रिपोर्ट भी होम मिनिस्ट्री के पास भेजी थी, जिस पर होम मिनिस्ट्री लगातार अध्ययन कर रही थी और जिसके बाद अभी पिछले दिनों एनआईए ने एक बड़ी छापेमारी करके पीएफआई की एक तरह से कह सकते हैं कि कमर तोड़ दी थी, क्योंकि देश भर में उसके संगठन का जितना भी कार्यालय और दफ्तर थे उन सब पर एक साथ छापेमारी की गई थी। उस छापेमारी के दौरान भी देश भर में इनके देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के तमाम सबूत मिले थे, पुख्ता सबूत मिले थे, जिसके बाद ये पूरा अध्ययन करने के बाद नोटिफिकेशन जारी किया गया है और यूएपीए के तहत, यूएपीए कानून के तहत न केवल पीएफआई पर बल्कि इसके जितने भी सहयोगी संगठन हैं उन सब पर भी 5 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। जी, 5 साल का ये बैन है, न केवल पीएफआई पर बल्कि उसके साथ जितने भी उसके सहयोगी संगठन हैं उन पर भी ये 5 साल का बैन लगाया गया है। गृह मंत्रालय का बड़ा एक्शन इसको माना जा रहा है। लगातार छापेमारी हुई थी, कई सारे शहरों में छापेमारी हुई जो कि बड़े बड़े शहर थे और 8 राज्यों में लगातार छापेमारी हुई, जिसके बाद ये बड़ा एक्शन गृह मंत्रालय को यहाँ पर लेना पड़ा है। और पीएफआई मामले में सीएनएन के हवाले से एक बड़ा खुलासा भी हुआ है कि कैसे पीएफआई सोशल मीडिया के जरिए लोगों को भड़काने का काम करता है। पीएफआई सोशल मीडिया पर पूरी तरह एक्टिव है, तो वहीं सोशल मीडिया पर उसकी पैनी नजर रहती है। पीएफआई सोशल मीडिया का इस्तेमाल भारत सरकार के खिलाफ मुसलमानों को भड़काने के लिए करता है। पीएफआई के नेता सोशल मीडिया पर नजर तो रखते हैं, लेकिन एक्टिव रहने के बावजूद अपनी विचारधारा कभी सोशल मीडिया पर पोस्ट नहीं करते, जिससे कभी जांच एजेंसियों की रडार पर ना आए। पीएफआई सोशल मीडिया पर कोई भी पोस्ट करता है तो उससे पहले उस पोस्ट को कई बार जांचा जाता है। जांच में पता चले कि जो भी भड़काऊ पोस्ट पीएफआई की तरफ से की गई है, पोस्ट करने के लिए हर बार नया सोशल मीडिया अकाउंट बनाया गया, यानी कि पोस्ट करने से सिर्फ घंटे भर पहले वो सोशल मीडिया अकाउंट बनाया गया और जब पोस्ट कर दी गई उसके थोड़ी ही देर बाद उस सोशल मीडिया अकाउंट को बंद कर दिया जाता है। यही नहीं, इसके साथ ही ये भी पता चला है कि जिन अकाउंट से पोस्ट हुआ है उसमें से ज्यादातर अकाउंट फर्जी हैं। पीएफआई ने बाकायदा सोशल मीडिया के लिए अलग से एक विंग बना रखी है। तो देखा आपने किस तरीके से बड़ी साजिश यहां पर नाकाम हुई है और किस तरीके से भारतीयों का जो पैसा था उसका दुरुपयोग यहां पर पीएफआई की ओर से लगातार किया जा रहा था। खाड़ी देशों से किस तरीके से जो वहां के आतंकी संगठन हैं उनके साथ देश विरोधी गतिविधियों में ये संलिप्त था पीएफआई और पीएफआई के कई सारे सदस्य, और सोशल मीडिया का खासतौर पर किस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा था, क्योंकि सोशल मीडिया का हम सबके जीवन में बेहद ज्यादा प्रभाव है और ऐसे में उसी प्रभाव को किस तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश, उसके दुरुपयोग की कोशिश यहां पर पीएफआई की ओर से की गई थी, जो कि लगातार देश विरोधी ताकतों के साथ जुड़ा हुआ था और देश विरोधी कई सारे गतिविधियों भी उसकी ओर से लगातार यहां पर की जा रही थी। अब कौन कौन संगठन आखिर पीएफआई के साथ जुड़े हुए हैं वो हम आपको बताते हैं। लगातार किस तरीके से आतंकी साजिशें यहां पर रची गई और कौन कौन से वो संगठन थे जिन पर प्रतिबंध लगा है पीएफआई के बाद, वो हम आपको बताते हैं। यहां पर आप देखिए, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, नेशनल विमेन फ्रंट ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया इमाम काउंसिल रिलीजियस विंग और दारुल खरदा, इसी के साथ साथ जूनियर फ्रेंड ऑफ इंडिया किड्स विंग, ये ऐसे विंग हैं पीएफआई के जो लगातार इनके साथ जुड़े हुए थे। कई सारी देश विरोधी ताकतों में के साथ इनकी संलिप्तता थी। मुस्लिम रिलीफ नेटवर्क चैरिटी आउटफुट, एसडीपीआई, विमेन इंडिया मूवमेंट, एसडीटीयू ट्रेड यूनियन नेशनल लॉयर नेटवर्क विंग, रिहाब इंडिया फाउंडेशन चैरिटी आउटफिट और इसी के साथ साथ कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम और ग्रीन वैली फाउंडेशन, ये तमाम वही सारे संगठन हैं जिनकी संलिप्तता पीएफआई के साथ देश विरोधी गतिविधियों में पाई गई थी, जिसके बाद पीएफआई के साथ साथ इन पर भी कार्रवाई बढ़ी हुई है और 5 साल का प्रतिबंध इन पर भी लगाया गया है। तमाम वही संगठन हैं जो पीएफआई के इस संगठन जाल से जुड़े हुए हैं। किस तरीके से पूरी संलिप्तता इनकी पूरे देश भर में थी और बड़ी स्ट्रैटेजी, एक बड़ी देश विरोधी गतिविधि भारत में करना चाहते थे, लेकिन उससे पहले पर्दाफाश करते हुए यहाँ पर सुरक्षा एजेंसियां लगातार जब सतर्क हुई, क्योंकि विदेशों से फंडिंग आ रही थी, टेरर फंडिंग आ रही थी और कई सारे जो विदेश में बैठे आतंकी संगठन हैं उनके साथ इन तमाम जो संगठन है जो पीएफआई से जुड़े हैं उनकी संलिप्तता पाई जाने के बाद अब इन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। बहुत बड़े बड़े ये संगठन हैं, आपको बता दें एक बार फिर से, आप जानिए, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, नेशनल विमेन फ्रंट ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया इमाम काउंसिल रिलीजियस विंग और दारुल खरदा, जूनियर फ्रेंड ऑफ इंडिया किड्स, मुस्लिम रिलीज नेटवर्क चैरिटी आउटफिट, एसडीपीआई और ऐसे कई सारे संगठन लगातार इनके साथ जुड़े हुए थे। और ये देखिए 10 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से गृह मंत्रालय ने प्रतिबंध तो लगाया है, लेकिन उससे पहले कितनी बड़ी छापेमारी पूरे देश भर में हुई थी। अलग अलग जगहों पर ये छापेमारी की गई थी। 14 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली, मालेगांव,
मंगलुरु, कोलार, तमाम ये ऐसे शहर हैं, बड़े शहर हैं जहां पर पीएफआई का नेटवर्क देखने को मिला था। उसके सदस्य वहां पर थे और बड़ी साजिश इनकी ओर से अंदर ही अंदर रची जा रही थी, जिसके बाद एनआईए जब एक्शन मोड में आती है तो बड़ी छापेमारी पूरे देश भर में होती है और उसके बाद संलिप्तता जब टेरर लिंक के साथ इनकी जुड़ जाती है तो बड़ा एक्शन यहां पर गृह मंत्रालय की ओर से लिया जाता है। गृह मंत्रालय लगातार सारी डिटेल्स देख रहा था। पीएफआई से जुड़े हुए तमाम जो आतंकी संगठन इसके साथ और भी जुड़े हुए थे, उनकी संलिप्तता खोजने की कोशिश लगातार काफी लंबे वक्त से चल रही थी और इसी वजह से ये छापेमारी कई जगहों पर हुई। बीते 2-3 दिनों में हमने देखा किस तरीके से लगातार कई लोग हिरासत में भी लिए गए जो कि पीएफआई के सदस्य थे और साथ साथ कईयों की गिरफ्तारी भी हुई थी और उनसे जो पूछताछ में बात सामने आई, धीरे धीरे एक एक कड़ी खुलनी शुरू हुई और यहां से आपको बता दें 8 राज्यों से पीएफआई पर बड़ा एक्शन लिया गया है।